तो सर, जिस तरह कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कवानीन प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के हवाले से, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, सारी डोमेन, सारे एक्सपेक्ट्स को आज हम कवर करेंगे। तो आप ये बताइए पाकिस्तान के कौन कौन से कवानीन जो हैं वो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के हवाले से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में सबसे ज़रूरी कवानीन से बेसिक से ज़रूरी है कि आप प्रॉपर्टी को कम्प्लीटली चेक करें, उसकी ओनरशिप चेक करें, उसके सोर्स चेक करें कि ये प्रॉपर्टी पीछे से इसने किससे परचेज़ की है, और फिर उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी परचेज़ करें आप, ताकि हर तरह से उसका रिकॉर्ड वेरीफाई कर लें उसके मुतल्लिका डिपार्टमेंट से। अगर एलडीए में है तो एलडीए की फ़ाइल चेक करें, अगर किसी सोसाइटी से है तो सोसाइटी के ऑफिस में जाके चेक करें। लेकिन अनलकीली हमारे यहाँ ये होता है कि ब्लाइंडली एक डॉक्यूमेंट देखा जाता है जो उसकी ओनरशिप अगला कहता है कि जी मेरी ओनरशिप है, और उसी से हम प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट और उसको परचेज़ कर लेते हैं। राइट। हम वेरिफिकेशन नहीं करते, जिस वजह से हमारे साथ ज़्यादा मोस्टली आजकल फ्रॉड हो रहे हैं। ठीक। कुरैशी साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा यहाँ पर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी लिटिगेशन के हवाले से अगर किसी को कोई मसला है तो कौन कौन से स्पेशल कवानीन एक्ट्स मौजूद हैं? इसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड है, इसके अलावा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, और उसके साथ जो दूसरे हैं वो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, और मूवेबल के हवाले से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है और कंट्रैक्ट एक्ट। ठीक, ये मेन जो हैं वो लॉज हैं जिनको हम रोज़मर्रा कोर्ट्स में जो है वो डील करते हैं। ठीक, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बताइएगा कि आप क्योंकि एज अ कोर्ट रिपोर्टर आप देखते रहते हैं बहुत सारे केसेस लिटिगेशंस को, तो कौन से अमूमी तौर पर केसेस प्रॉपर्टी के हवाले से ज़्यादा कोर्ट्स के अंदर रोज़मर्रा आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली जब भी कोई प्रॉपर्टी का कोई ख़रीदता है या ख़रीदो फरोख्त होती है तो ज़ाहिर बात है ख़रीदने वाला अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के वो अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदता है, तो उसको जिस तरह चौधरी साहब ने बताया कि पूरे SOPs जो है वो फॉलो करे। तो इस आज जो सवाल है स्पेसिफिक के किस नौयत के केसेस आते हैं वहाँ पर, बेसिकली आजकल जो है वो जो केसेस प्रॉपर्टी के हवाले से स्पेशल आ रहे हैं वो ज़्यादातर फैमिली के जो लोग हैं उन्हीं के जो है वो ज़्यादा हमने केसेस देखे हैं कि मेन के ऊपर कोई अगर प्रॉपर्टी आ गई है तो उसके जो है वो लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है। कोई भाई आके आ जाता है कि हमने दोबारा से जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है, इसमें हमारा भी हिस्सा है। इवन के बहनों की जो केसेस हैं आपस में टेंगल्ड मसले आ जाते हैं, आपस के जो है वो बहुत ज़्यादा मामलात आ रहे हैं। इसके अलावा स्पेशली जो बहनों के मामलात हैं, जो बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता, यानी कि बेटियों को पेरेंट्स हिस्सा नहीं देते, वो भी फिर जो है वो सिविल कोर्ट है। इस टाइम जो है वो 87 यानी कि 87 कोर्ट्स जो हैं लाहौर की अदालतें हैं सिविल, जो कि कोर्ट्स हैं जो कि प्रॉपर्टी को डील कर रही हैं इस वक्त। और इस वक्त केसेस कितने ज़ेर समाअत हैं? इस वक्त जो है वो 1,64,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर समाअत हैं, और कोर्ट ने अब तक 5 माह के डाटे के मुताबिक 25,000 केसेस के फैसले किए हैं। मैंने जिस तरह बताया कि जो भाइयों के साथ मामलात हैं, इसमें एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर है महमूद भट्टी, उसका अपने भाई के साथ जो है वो क्लैश चल रहा है, और वो उनकी प्रॉपर्टी यतीम खाने चौक के करीब जो है वो उनकी प्रॉपर्टी मेन के ऊपर आई है। उन्होंने उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए जो है वो उसमें हिस्सा उनका भाई नहीं दे रहा, उसका ये कहना है कि मुझे उसमें से हिस्सा दिया जाए, मैं भी उसका उतना ही हकदार हूँ। वो केस जो है वो चल रहा है। बेसिकली अब कोर्ट इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी एक स्पेसिफिक कोर्ट बनाई गई है, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो सोसाइटियों में या किसी जगह प्लॉट ख़रीदते हैं, तो उनके साथ अगर कोई 2 नंबरी होती है, कोई जो उनके साथ कमिटमेंट की जाती है उससे जो है वो नहीं पूरी उतरती, तो वो फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से वो एक स्पेसिफिक कोर्ट है, वो वहाँ पर जाकर जो है वो रुजू कर सकते हैं। वहाँ पर हाई कोर्ट में भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल सेल कायम किया गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ डील ही उनको करते हैं। और रेंटल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से किस तरह के केसेस अमूमी तौर पर देखे जाते हैं? रेंटल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कब्जा पार्टीज या कोई इस तरह के मसले आते हैं? क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब कोई शख्स अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई बिजनेस हो रहा है और वो कोई और मतलब रेंटी
जो है उस पर बैठ के बिज़नेस कर रहा है, तो जिस लैंड ओनर होता है वो एक टाइम के बाद जब बिज़नेस चल जाता है तो उसकी भी कभी कभी नीयत ख़राब हो जाती है, या जो वहाँ बैठा होता है उसकी नीयत ख़राब हो जाती है, वो चाहता है मैं वो प्रॉपर्टी ख़रीद लूँ, और वो ऑनर देता नहीं है, तो इस क्लैश के अंदर वो स्टे ले लेते हैं और प्रॉपर्टी पे कब्जे करने की नीयत बन जाती है। तो इस तरह के केसेस भी बिल्कुल इसमें जो है वो ज़ुबैर साहब बड़ा अच्छा सवाल आपने रेज़ किया है। रेंट की जो कोर्ट्स हैं वो इस टाइम जो है वो 8 कोर्ट्स लाहौर में काम कर रही हैं जो स्पेसिफिक जो है वो रेंट के केसेस को डील करती हैं। इसमें दोनों तरफ से जो है वो हम कह सकें कि अगर एक का बिज़नेस चल गया है वहाँ पर तो ऑनर जो है वो वहाँ पर जो है वो अपना उसको तंग करना शुरू कर देता है, ऐसे भी होता है। लेकिन दूसरा जो पिक्चर का जो अगर हम रुख देखें तो जो किराएदार है वो भी जो है वो अक्सर इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। दोनों में से नीयत तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो आके स्टे ले लेते हैं और फिर जब स्टे हो जाता है तो फिर वो मालिक को रेंट नहीं अदा करना पड़ता उनको ना, और फिर वो वैसे ही वहाँ पर जो है वो रहते हैं और कोर्ट का ऑर्डर होता है कि इस किराएदार को आपने नहीं छेड़ना, एक दुकान खाली नहीं करवानी। बात की है इस, अब देखिए जैसे बिजनेस स्टार्ट हो गए, डिजिटलाइज्ड एरा हो गया, तो बिजनेसेस जितने एक्सपेंड कर गए ये वाले केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सुहेल आप बताएं, जब आपसे बात की जाती है तो ये हम बेसिक्स की तरफ ही जाएंगे ताकि नाज़रीन को हम ज़रा डिटेल में एनालिसिस करके बता सकें कि ऑनरशिप और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, देन मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब आपने खरीदो फरोख्त करनी हो तो एक ऑनर देते हुए क्या चीज़ों का ख्याल रखे प्रॉपर्टी, और जो जिसने खरीदनी है उसको किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए या वो किन किन चीज़ों की वेरिफिकेशन ज़रूर करवाए। देखिए सबसे पहले तो प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन, अगर रजिस्टर्ड सेल डीड है, अगर पटवार की प्रॉपर्टी है तो उसके फ़र्द, और जो चेन डॉक्यूमेंट्स है ना उसका होना बहुत ज़रूरी है। चेन डॉक्यूमेंट से मुराद है कि अगर उसने पहले किसी से प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो ओरिजिनल सेल डीड उसकी पोजेशन में होगी, या अगर कोई सेल डीड घूम चुकी है या जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके फ़र्द जो है बराए रिकॉर्ड, फ़र्द बराए बै, यानी कि जितने भी प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स हैं ना एक तो वो देखे जाने चाहिए, ये एक ऑनर के पास मौजूद होने चाहिए। जी बिल्कुल, टू शो के जी मैं इसका मालिक हूँ। सबसे पहले तो आपने वेरीफाई करना है कि उसका टाइटल क्लियर है। जी, वो जिस तरह अभी बता दिया गया कि भाई वेरिफिकेशन आपने सबसे पहले करनी है, राइट, कि भाई ये प्रॉपर्टी, ये पर्सन जो क्लेम कर रहा है ये ऑनरशिप इसके पास है या नहीं है। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। लेट सपोज अगर पटवार की प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर उसका इंतकाल आ जाता है, उसकी फ़र्द आ जाती है, उसकी रजिस्टर्ड सेल डीड आ जाती है। अच्छा, सेल डीड जो है क्योंकि वो सब रजिस्ट्रार से वेरीफाई होती है, और जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं जिस तरह पटवारी हो गया या तहसीलदार हो गया, इससे आपके जो फ़र्द है ना जो और इंतकाल है वो वेरीफाई होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया वन सेट ऑफ जो है ना वो वेरिफिकेशन। द सेकंड सेट ऑफ वेरिफिकेशन इज़ कि अगर आप एक हाउसिंग सोसाइटी में ख़रीद रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक अहम क्वेश्चन भी रेज़ करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि हमारे पास क्योंकि सिविल एक्सपर्ट्स मज़ीद बैठे हैं वो इस पे ज़रूर जो है ना वो एजुकेट करें। आम तौर पे जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ और अथॉरिटीज़ हैं ना, जिस तरह LD हो गया, DHA, इससे हट के जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं ना वो जो है ना अपना डॉक्यूमेंट शो करती हैं अलॉटमेंट लेटर। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसी तरह जिस तरह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या अथॉरिटीज़ हैं ना वो शो करती हैं। अब वो जो अलॉटमेंट लेटर है ना वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट नहीं है। सही, अगर आप उसकी वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे सब रजिस्ट्रार के पास या पटवार के पास, तो आज भी वो जो हाउसिंग सोसाइटी का मालिक है उसके नाम पे बोल रही है, और असल चीज़ जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वो आपको चाहिए कि आप उससे रजिस्ट्री करवाएं उसकी। और कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ करती हैं, कुछ नहीं भी करती, जिस तरह बैरियर टाउन है वो नहीं करके देता, लेकिन वो आप अथॉरिटी लेटर से इतना तो ज़रूर है कि जरूरी है। ठीक, जी बिल्कुल, ये जो बड़ा रेवेन्यू बिल्कुल, बहुत आपने अच्छा पॉइंट रेज किया।